एथेनॉल उत्पादन के मामले में आगे की रणनीति क्या होगी, अब ये जिम्मेवारी सरखाप पंचायत ने ले रखी है और इसीलिए मुजफ्फरनगर के सोरम में महापंचायत हो रही है, जिसमें अलग अलग खाप के तमाम चौधरी इकट्ठा हुए हैं। वो तो बोल रहा है, वो उसको बोलने की आजादी दे रखी है ना भाई। क्या जिसपे सुप्रीम कोर्ट से पास्को जैसी धाराओं में मुकदमे दर्ज हुए हो और उसको बोलने की आजादी देश में हो। ये दोबारा दिल्ली बॉर्डर्स में आएगा, आप लोग क्या पता क्या होगा, अभी सलाह करेंगे, अभी सलाह करके अभी आधा घंटे बाद में आपको कंफर्म करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का मणिपुर दौरे का आज आखिरी दिन है। आज उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। आपको बता दें कि इसके पहले कई राउंड लोगों से उन्होंने मुलाकात की, बातचीत की, सुरक्षा समीक्षा की। गृह मंत्री ने अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सबको भरोसा दिलाया कि स्थिति बहुत जल्द ठीक हो जाएगी और बहुत हद तक ठीक कर ली गई है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई बातों का खुलासा भी गृह मंत्री अमित शाह ने किया है। मणिपुर हिंसा पर गृह मंत्री अमित शाह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। उन्होंने कहा, मैंने 3 दिनों तक हिंसाग्रस्त क्षेत्रों का दौरा किया है। राज्य के कैबिनेट मंत्रियों समेत हर समुदाय के साथ मेरी बैठक हो चुकी है। भारत सरकार हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के लेवल के रिटायर्ड जज से हिंसा की जांच पूरी करवाएगा। सरकार की सबसे पहली प्राथमिकता वहां पे शांति व्यवस्था स्थापित करना। शायद यही वजह है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 4 दिनों तक लगातार वहां पर खुद मौजूद रहे और स्थिति को संभालने की पूरी कोशिश की। कैमरामैन अजय के साथ प्रशांत देव, न्यूज़ 24। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल लगातार ये प्रयास कर रहे हैं कि ऑर्डिनेंस के मुद्दे पर तमाम विपक्ष को एकजुट किया जाए और इसी कड़ी में आज वो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन से मुलाकात करेंगे और शुक्रवार को झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से। केंद्र सरकार के ऑर्डिनेंस के खिलाफ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल विपक्षी दलों के समर्थन जुटाने में लगे हैं। इसी कड़ी में आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन से मुलाकात करेंगे। आधिकारिक जानकारी के मुताबिक दिल्ली सीएम दोपहर करीब 2:30 बजे चेन्नई एयरपोर्ट पहुंचेंगे और उसके बाद सीधे एम.के. स्टालिन के घर पहुंचेंगे। वहीं पर उनकी मुलाकात होगी। उनके साथ भगवत मान, संजय सिंह और राघव चड्ढा मौजूद रहेंगे। आम आदमी पार्टी जानती है कि फिलहाल जिस परिस्थिति में वो फंसी है, ऐसे में विपक्ष का साथ मिलना बेहद जरूरी है और इसीलिए मुख्यमंत्री इस समय पूरे देश की यात्रा में हैं। जगह जगह जाकर विपक्ष के नेताओं को मना रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि इस मुलाकात के सहारे वो कांग्रेस पर भी कटाक्ष हंस पाएं। हालांकि इंतजार इस बात का है कि कांग्रेस कब समर्थन देने की बात करेगी और कब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अरविंद केजरीवाल से मुलाकात करेंगे। कैमरा पर्सन प्रहलाद सिंह के साथ वरुण सिन्हा, न्यूज़ 24। विपक्ष की धुरी बंद है। नीतीश कुमार को बीजेपी उनके ही गढ़ में घेरने की तैयारी में है। दरअसल 12 जून को विपक्ष की पटना में बैठक है और इससे बीजेपी में खलबली है। जाहिर सी बात है, जो विपक्ष इन मेकिंग है 2024 के लिए, उसकी धुरी नीतीश कुमार बने हुए हैं। लिहाजा उनको टारगेट करना पहला मकसद बीजेपी ने तय कर लिया है और अब जून में विपक्ष की बैठक के साथ साथ जून में ही बीजेपी के तमाम बड़े नेता बिहार की धरती पर उतरेंगे और 9 साल के कार्यक्रम के बहाने वो अपने गढ़ को मजबूत करने का प्रयास करेंगे और नीतीश कुमार को कमजोर करने का प्रयास करेंगे। आने वाले समय में बीजेपी के मंच पे धीरे धीरे आपको हम के नेता भी दिखेंगे। मुकेश सहनी वीआईपी पार्टी जिनकी है उसके भी नेता दिखेंगे, मुकेश सहनी खुद भी दिखेंगे और साथ ही साथ लोजपा का जो 2 धड़ा है, दोनों एक मंच पर दिखेंगे। ये बीजेपी की बिहार को लेकर रणनीति है और ये रणनीति इसलिए कि विपक्ष की धुरी बंद है। नीतीश कुमार को उनके ही गढ़ में, उनके ही घर में घेरा जा सके ताकि विपक्षी एकता बनने से पहले ही तार-तार हो और वो मजबूत न हो सके, क्योंकि अगर विपक्षी एकता मजबूत हुई तो 2024 में बीजेपी के लिए चुनौतियां बड़ी हो जाएंगी। कैमरामैन जहांगीर के साथ कुमार गौरव, न्यूज़ 24 दिल्ली। राजस्थान में यह चुनावी साल है और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपनी लोक लुभावनी योजनाओं को अमली जामा पहनाना शुरू कर दिया है। इसके तहत राजस्थान के बिजली उपभोक्ताओं को आज से 100 यूनिट तक की बिजली निःशुल्क मिलेगी। यहां तक कि लोगों को इस छूट का दायरा बढ़ाते हुए 200 यूनिट तक बिजली की खपत वाले उपभोक्ताओं से कोई सरचार्ज नहीं लिए जाने, साथ ही स्थायी शुल्क में भी पूरी तरह माफी दिए जाने का सरकार की ओर से ऐलान किया गया। खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से देर रात इसका ऐलान किया गया। खास बात यह है कि विपक्ष इस मुद्दे को लेकर लगातार सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है। उसका यह कहना है कि सरकार बिजली पर पहले ही 50 यूनिट की छूट दे रही थी, लेकिन स्थायी शुल्क और सरचार्ज के नाम पर सरकार ने आम उपभोक्ताओं के बिजली के बिल को काफी बड़ा चढ़ाकर
दिया था। ऐसे में उपभोक्ताओं को इस छूट का लाभ बिल्कुल नहीं मिल पा रहा और इसका सबसे बड़ा खामियाजा यदि जानकारों की माने तो बिजली कंपनियों पर ही पड़ेगा, क्योंकि बिजली कंपनियां पहले से ही घाटे में चल रही है। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के शासनकाल में बिजली बोर्ड का घाटा 20,000 करोड़ रुपए तक बढ़ गया था, जो कि अब पिछले 4.5 साल में करीब 2.5 गुना तक ज्यादा बढ़ गया है। कैमरामैन विजय सिंह के साथ श्रीवत्सन, जयपुर न्यूज 24। राज्यसभा सांसद राम मोकरिया की पोस्ट से गुजरात की सियासत में मचा बवाल। बीजेपी के ही एक वरिष्ठ और अरबपति नेता पर लगाए गंभीर आरोप। दरअसल राम मोकरिया की एक पोस्ट ने गुजरात की सियासत में हलचल मचा दी है, जिसमें उन्होंने अपनी ही पार्टी यानी कि बीजेपी के एक बड़े नेता पर गंभीर आरोप लगाए हैं। सांसद राम मोकरिया ने अपने पोस्ट में कहा है कि बीजेपी के एक अरबपति और वरिष्ठ नेता ने उनसे बड़ी रकम उधार ली थी, जिसे अब वो लौटाने का नाम नहीं ले रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि पैसे लौटाने की उनकी कोई नीयत भी नहीं दिखाई दे रही। राम मोकरिया ने अपनी पोस्ट में और बाद में दिए गए बयान में भी ये कहा है कि जिस नेता से पैसा लेना चाहता हूँ वो करोड़पति है, लेकिन पैसे देने की उनकी कोई नीयत नहीं है। नाम लिए बगैर उन्होंने कहा कि वो नेता 1980 के दशक से राजनीति में सक्रिय है। बहरहाल सांसद राम मोकरिया का ये बयान गुजरात के सियासत को एक बार फिर गर्मी दे दी है। कैमरामैन प्रभात के साथ भूपेंद्र सिंह, अहमदाबाद, न्यूज़ 24। आज भोपाल की आज़ादी का दिन है। यही वजह है कि आज गौरव दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अलग अलग कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। सबसे पहले स्वच्छता अभियान के तहत खुद ही कचरा गाड़ी में कचरा फेंककर इसके बाद का संदेश दिया, सफाई कर्मियों से बातचीत भी की, साथ ही 1 जून को अवकाश का भी निर्णय लिया। आपको बता दें कि 1 जून 1949 को भोपाल को आज़ादी मिली थी, इसीलिए अलग अलग तरह के कार्यक्रम आज मध्य प्रदेश में किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लाडली बहना योजना यहाँ शुरू की है। उसके तहत भी सीएम शिवराज महिलाओं के घर पहुंचे और घर घर जाकर स्वीकृति पत्र भी उन्हें बांटे, उनसे बातचीत की और ये समझाया कि आखिरकार लाडली बहना योजनाओं का लाभ कैसे महिलाओं को मिलेगा। आपको बता दें कि इस योजना के तहत हर एक महीने महिलाओं को 1,000 रुपए दिए जाएंगे और इसके तहत महिलाओं को जोड़ने की भी यहाँ पर कवायद शुरू की गई है। गौरव दिवस आज मनाया जा रहा है। शाम के वक्त एक बड़ा कार्यक्रम भोपाल में रखा गया है, जिसमें रंगारंग कार्यक्रम के साथ साथ भोपाल का इतिहास भी दिखाया जाएगा। कैमरा पर्सन कमलेश व्यास के साथ विपिन श्रीवास्तव, न्यूज़ 24 भोपाल। कई सालों से विधायक बनकर बैठे अपने नेताओं को अब राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी 2024 के लोकसभा चुनाव में उम्मीदवार बनाकर मैदान में उतार सकती है। 30 और 31 मई को एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार की अगुवाई में मुंबई दफ्तर में एक बैठक हुई। इस बैठक में कई एनसीपी के नेता मौजूद थे। इस बैठक में तय किया गया कि एनसीपी 22 लोकसभा सीटों के लिए तैयारी करेगी। इन 22 लोकसभा सीटों पर पार्टी एक सर्वे करेगी और सर्वे में हर विधानसभा से निकालकर एक-एक नाम लोकसभा के लिए दिया जाएगा और जिसे सबसे ज्यादा अच्छे पसंद के वोट मिलेंगे वही उम्मीदवार अब लोकसभा चुनाव के मैदान में एनसीपी की तरफ से चुनाव लड़ने वाला है। जाहिर सी बात है, एनसीपी की इस भूमिका के बाद एनसीपी के कई विधायक वहां पर नाराज हो चुके हैं। कई विधायक चाहते हैं कि वो लोकसभा नहीं विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं। कैमरामैन दिलीप अवेर के साथ विनोद जगताले, न्यूज़ 24 मुंबई। मैदानी इलाकों के लोग जो पहाड़ों में घूमने जाना चाहते हैं उनके लिए एक बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि चंडीगढ़ मनाली हाईवे बिल्कुल बनकर तैयार हो चुका है और अब बड़ी ही आसानी के साथ जो 237 किलोमीटर का सफर था वो 190 किलोमीटर रह चुका है, क्योंकि इस पर 14 जो अलग अलग रास्तों के ऊपर सुरंगें बन चुकी हैं और बड़े बड़े जो ओवर ब्रिज हैं वो बन चुके हैं और बड़ी ही आसानी के साथ आपकी कार सीधा जाकर मनाली, कुल्लू या फिर लाहौल स्पीति जा सकती है और कुछ ही घंटों के डिस्टेंस से आप मनाली पहुंच सकते हैं। और यही कारण है कि अब एनएचआई ने इसकी उद्घाटन की तैयारियां शुरू कर दी हैं और एक प्रपोजल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यालय को भेजा गया है और संभावना यही है कि 15 जून को ये जो रोड है वो राष्ट्र को समर्पित की जा सकती है। और अब सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर देखा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कब 15 जून की जो डेट है वो तय करते हैं। कैमरामैन इंद्रजीत के साथ विशाल इंग्लिश, न्यूज़ 24 चंडीगढ़। नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड भारत की 4 दिनों की राजकीय यात्रा पर हैं। यात्रा के दूसरे दिन आज प्रधानमंत्री मोदी से प्रधानमंत्री प्रचंड की वार्ता हुई।
इस बातचीत में दोनों देशों ने बिजली कनेक्टिविटी और सांस्कृतिक आदान प्रदान से जुड़े कई मसलों पर समझौता किया। खास तौर पर इस मामले में सहमति बनी कि आने वाले दिनों में नेपाल भारत को करीब 10,000 मेगावाट बिजली का निर्यात करेगा। भारत आने वाले दिनों में नेपाल में 2 ब्रिजेस बनाएगा, जबकि नेपाल रेलवे के कर्मी भी भारत में प्रशिक्षित किए जाएंगे। प्रधानमंत्री प्रचंड अगले 2 दिन अपनी विशेष यात्राओं पर उज्जैन और इंदौर भी जाएंगे, जहां वो महाकाल का दर्शन करेंगे। कैमरामैन उमेश के साथ संजीव त्रिवेदी, न्यूज़ 24 दिल्ली। राज्य के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल जेजे के 9 डॉक्टरों ने इस्तीफा दे दिया। इनके अचानक इस्तीफे से हड़कंप मच गया। इस्तीफा देने वाले डॉक्टरों में नेत्र विशेषज्ञ डॉक्टर तात्याराव लहाने का भी नाम शामिल है। दरअसल लहाने सहित अस्पताल के 9 डॉक्टरों के खिलाफ रेजिडेंट डॉक्टर ने शिकायत की थी। शिकायत में कहा गया था कि 6 महीने पुराने डॉक्टरों को मोतियाबिंद का ऑपरेशन नहीं करने दिया जा रहा है, जबकि लहाने का कहना है कि नियम अनुसार 3 साल पुराने डॉक्टरों को मोतियाबिंद का ऑपरेशन करने का अधिकार है। रेजिडेंट डॉक्टर की शिकायत न सुनने के बाद करीब जेजे हॉस्पिटल के 750 डॉक्टर गुरुवार सुबह से अनिश्चितकाल के लिए हड़ताल पर चले गए हैं। हड़ताल की वजह से अस्पताल में इलाज कराने पहुंच रहे मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि अस्पताल प्रशासन का कहना है कि हड़ताल की वजह से स्वास्थ्य सेवा पर कोई भी असर नहीं पड़ने वाला है। कैमरामैन सुनील भारती के साथ राहुल पांडे, न्यूज़ 24 मुंबई। बिहार की राजनीति में जून का महीना बेहद खास होने वाला है। एक तरफ 12 जून को बिहार की राजधानी पटना में विपक्षी एकता की बैठक होने वाली है, वहीं एक दिन पहले यानी 11 जून को राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का जन्मदिन मनाया जाएगा। इन दोनों कार्यक्रम को खास बनाने को लेकर तैयारियां जोर शोर से शुरू हो चुकी है। बीजेपी के खिलाफ पटना के ज्ञान भवन में विपक्षी एकता की बैठक होने वाली है। दावा किया जा रहा है कि इस बैठक में 18 विपक्षी पार्टियों के नेता शामिल होंगे। बैठक के ठीक एक दिन पहले यानी 11 जून को राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की जन्मदिन मनाई जाएगी, जिसमें उनके बेटे और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव गिफ्ट के रूप में दीघा जेपी सेतु के 4 लेन अप्रोच रोड का उद्घाटन करेंगे। विपक्षी दलों के बैठक के ठीक एक दिन पहले यानी 11 जून को विपक्षी दल के कुछ नेता पटना पहुंच जाएंगे। कैमरामैन सनी के साथ सौरभ कुमार, पटना, न्यूज़ 24। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पहलवानों के समर्थक में कोलकाता के सड़कों पे उतर चुकी है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का कहना है कि पहलवानों को न्याय मिलना चाहिए। जिस तरह से पहलवानों ने लगातार आरोप लगा रहा है कि उनके ऊपर यौन शोषण किया जा रहा है, इसको लेकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कोलकाता के सड़कों पे पदयात्रा की है और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को कहना है कि जिस तरह से पहलवानों का शोषण किया जा रहा है उनको न्याय मिलने की जरूरत है। इसको लेकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के हाथों में पोस्टर था, उन्होंने जिस तरह से न्याय की मांग कर रही है और लगातार इसको लेकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का विरोध जारी है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आज कैंडल मार्च कर रही हैं और कैंडल जला रही है कि पहलवानों का जिस तरह से यौन शोषण किया जा रहा है इसको रोका जाए और यौन शोषण करने के लिए जिस तरह से नेता पे आरोप है उनको सजा मिले। इसको लेकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी मुखर हो चुकी है और पहलवानों को कैसे जल्द से जल्द न्याय मिले इसको लेकर टीएमसी हमेशा तत्पर है और पहलवानों का अब पूरी तरह से समर्थन कर रही है। कैमरामैन विनोद के साथ मनोज पांडे, न्यूज़ 24 कोलकाता। पटना और उसके आसपास के क्षेत्रों में गर्म हवा के प्रवाह के चलते हीट वेव की स्थिति बनी हुई है। मौसम विभाग ने पटना सहित बिहार के 11 जिलों में हीट वेव को देखते हुए रेड अलर्ट जारी किया है। स्थिति ये बनी हुई है कि लोग को घर से निकलना मुश्किल हो चुका है। जिस तेज़ी से गर्मी बढ़ रही है, बिजली की डिमांड बढ़ी है और जो पावर स्टेशन है वहाँ पे लगे जंपर बार बार उड़ रहे हैं, ट्रिप कर रहे हैं। नतीजा ये हो रहा है कि लोड शेडिंग करना पड़ रहा है। इंसान तो इंसान, अब जानवर भी गर्मी के चलते इतने परेशान हो चुके हैं कि वो भी हाफ रहे हैं। पटना के संजय गांधी जैविक उद्यान में एक ऐसी ही तस्वीर सामने आई। दरअसल पर्यावरण मंत्री तेज प्रताप यादव संजय गांधी जैविक उद्यान में गए थे और वहाँ उन्होंने जानवरों की स्थिति देखते हुए चिंपांजी को जहाँ नारियल पानी पिलाया, वहाँ कई जानवरों को वहाँ पे तरबूज और दूसरे फलों को दी गई है। इसके अलावा उनके लिए कूलर भी लगाए गए हैं क्योंकि तेज़ गर्मी के चलते उनकी स्थिति भी दिनों दिन खराब होती जा रही है और इसको देखते हुए उन्होंने जू प्रशासन को भी इनके इंतजाम करने को कहा है। कैमरामैन सनी के साथ अमिताभ ओझा, पटना, न्यूज़ 24।
भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बीएसएफ के हाथ बड़ी कामयाबी लगी है। बीएसएफ ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा के सांबा सेक्टर में एक पाकिस्तानी घुसपैठियों को मौत के घाट उतारा है। बीती रात पाकिस्तान द्वारा पाले गए आतंकी भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा के जरिए घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन बीएसएफ के जवान बेहद ज्यादा अलर्ट थे। जैसे ही उन्होंने इस घुसपैठिए को भारतीय सीमा की ओर आते हुए देखा, इस घुसपैठियों को रुकने को कहा, लेकिन ये घुसपैठिया लगातार भारतीय सीमा की ओर आगे बढ़ने लगा। इस दौरान बीएसएफ के अलर्ट जवानों ने इस घुसपैठियों को मौत के घाट उतार दिया। सूत्रों से जानकारी मिली है कि पाकिस्तान की कोशिश है कि आतंकियों को टनल के जरिए वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर घुसपैठ करवा सके। नदी नालों के जरिए भी पाकिस्तान आतंकियों को घुसपैठ करवाने की कोशिश कर रहा है, तो नियंत्रण रेखा पर भी पाकिस्तान ये कोशिश कर रहा है कि आतंकियों को ज्यादा संख्या में घुसपैठ करवा सके। लेकिन सेना के बहादुर जवान हो या बीएसएफ के बहादुर जवान हो, हमारे बहादुर जवानों के होते हुए हमारी सरहद पर कोई आतंकी तो क्या, कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता। कैमरामैन पवन के साथ पंकज शर्मा, न्यूज़ 24, जम्मू। दिल्ली के कृष्णानगर इलाके में एक बुजुर्ग महिला और उसकी बेटी का शव बरामद हुआ। कृष्णानगर के ई ब्लॉक से कल देर शाम 8 बजे के आसपास दिल्ली पुलिस को सूचना मिली थी कि ई ब्लॉक के फ्लैट में घर से बहुत ज़्यादा बदबू आ रही है, जिसके बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और दरवाजे को तोड़कर देखा गया तो अंदर एक 64 साल की बुजुर्ग महिला, जिसका नाम राजरानी बताया गया, और उनकी बेटी गिन्नी 30 साल जिसकी उम्र है, और उसका दोनों का शव वहाँ पर पड़ा हुआ था। और फिलहाल पुलिस जो है ये मानकर चल रही है कि दोनों के शव करीब 4 से 5 दिन पुराने थे। दोनों शव जो है वो बुरी तरह से शत विशत हो चुके थे और आशंका ये जताई गई कि 4 से 5 दिन पहले दोनों की हत्या की। लेकिन जिस तरीके से ये घटना हुई, क्योंकि कृष्णानगर एक पॉश इलाका है और वहाँ पर एक मकान की फर्स्ट फ्लोर से ये दोनों शव बरामद हुए, लिहाजा इलाके के लोगों में भी दहशत का माहौल है। कैमरा संसाइल के साथ कौशिक, न्यूज़ 24, दिल्ली। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था रफ्तार पकड़ रही है। ताजा आंकड़ों के मुताबिक मार्च तिमाही में जीडीपी ग्रोथ 6.1% रही है, जो कि अनुमान के मुताबिक ही है। इसके अलावा अगर 2022-23 के पूरे साल के आंकड़े को देखें तो जीडीपी ग्रोथ 7.2% रही, यानी कि एग्रीकल्चर सेक्टर और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ने काफी अच्छा प्रदर्शन किया है। इसको लेकर बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। बीजेपी की तरफ से वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने जीडीपी के बहाने राहुल गांधी पर हमला बोला है और कहा है कि राहुल गांधी बार बार जीएसटी को गब्बर सिंह टैक्स बोलते थे, लेकिन वही जीएसटी का असर दिखने लगा है और हमारी जीडीपी ग्रोथ बढ़ने लगी है, यानी कि भारतीय अर्थव्यवस्था अब दुनिया के तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्थाओं में से एक होगी। कैमरा राजेंद्र के साथ इंद्रजीत सिंह, न्यूज़ 24, मुंबई। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली, एनसीआर समेत उत्तर भारत में अगले 2 दिनों तक मौसम में लगातार परिवर्तन दिखाई देगा, क्योंकि पश्चिमी विक्षोभ के आसार की वजह से ही इस तरीके की तब्दीली दिल्ली, एनसीआर समेत बाकी राज्यों में दिखाई दे रही है। आपको बता दें कि पिछले 2 दिनों से दिल्ली, एनसीआर में भारी बारिश हुई है। इसके अलावा कई और राज्य हैं जहाँ पर बारिश और ओलावृष्टि हुई है। तकरीबन 13 ऐसे राज्य हैं जहाँ पर बारिश और ओलावृष्टि के लिए अलर्ट जारी किया गया है। वहीं आपको हम बताएं कि बंगाल और बिहार में लू यानी कि हीट वेव के जो है वो संकेत दिए गए हैं और वहां पर इसको लेकर के भी अलर्ट दिया गया है। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से पश्चिमी विक्षोभ है और चक्रवात का आसार है, उसकी वजह से ही लगातार मौसम में परिवर्तन देखा जा रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं मौसम वैज्ञानिकों के लिए ये चिंता का विषय भी है कि कुछ राज्यों में लू चल रही है तो बाकी राज्यों में ओलावृष्टि और बारिश हो रही है। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ पल्लवी झा, दिल्ली, न्यूज़ 24। महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले के अकोले तहसील में 53 साल बाद बने नीलवंडे डैम से आज पहली बार नहर के द्वारा पानी छोड़ा गया। इस वक्त महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस दोनों मौजूद थे। इस डैम के बनने से सिन्नर तहसील और अकोले तहसील के किसानों का फायदा होने वाला है। कई सालों तक नीलवंडे डैम के काम को शुरुआत नहीं हुई और आखिरकार 5,177 करोड़ रुपए खर्च कर 2014 में डैम का काम पूरा हुआ, लेकिन नहर का काम 182 किलोमीटर का 2023 में पूरा हुआ। इस बांध के निर्माण में भले ही 53 साल का समय लगा हो, लेकिन इस डैम के बनने से 83,000 हेक्टेयर जमीन है वो सिंचाई के रूप में अब काम में आएगी।
और इसके अलावा 125 गांव के किसानों के पीने की पानी की समस्या भी हल हो चुकी है, जिससे किसानों में खुशी की लहर है। कैमरामैन अखिलेश सिंह ठाकुर के साथ विनोद जगदाले, न्यूज़ 24 मुंबई। सेना ने समेत और आपातकालीन उड़ान के लिए ध्रुव हेलीकॉप्टर के उड़ान की मंजूरी दे दी है। आपको बता दें कि यह वही हेलीकॉप्टर उड़ान भर सकेंगे जिसको पूरी तरह से चेक कर लिया गया है और उसे उड़ान के लिए सही पाया गया है। सेना ने देश में बने ध्रुव हेलीकॉप्टर पर रोक तब लगाई थी जब 2 महीने के भीतर इस हेलीकॉप्टर के 3 हादसे हो गए थे। 4 मई को जम्मू के किश्तवाड़ में हादसे में एक तकनीकी सैनिक की मौत हो गई थी। इससे पहले 8 मार्च को मुंबई के तट पर अरब सागर के पास ध्रुव की इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी थी। फिर 26 मार्च को केरल के कोच्चि में भी कोस्ट गार्ड के ध्रुव हेलीकॉप्टर को आपात लैंडिंग करानी पड़ी थी। इसके बाद ही हेलीकॉप्टर में सेफ्टी के मुद्दे पर काफी गंभीरता से लिया गया था। 2 इंजन वाला यह हेलीकॉप्टर का डिजाइन और निर्माण हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने किया है। आपको बता दें कि यह फैसला इसलिए भी लिया गया है कि करोड़ों की लागत से दूसरे हेलीकॉप्टर को लाने में सरकार को काफी मशक्कत करना पड़ रहा है और बजट भी देखना पड़ रहा है। इसलिए यह निर्णय लिया गया है कि तकनीकी रूप से पूरी तरह से जांच कर लिया जाएगा और जांच करने के बाद ही उसे फिर उड़ान में शामिल किया जाएगा। कैमरा पर्सन अजय के साथ पवन मिश्रा, न्यूज़ 24 दिल्ली। महाराष्ट्र के मंदिरों में ड्रेस कोड अनिवार्य करने का सिलसिला लगातार बढ़ता जा रहा है। महाराष्ट्र मंदिर महासंघ की पहल पर महाराष्ट्र के 4 जिलों में लगभग 30 से भी अधिक मंदिरों में ड्रेस कोड अनिवार्य कर दिया गया है। ताज़ा मामले में अमरावती के 8 मंदिरों में ड्रेस कोड अनिवार्य किया गया है, लेकिन इस पर अब महाराष्ट्र में सियासत भी गर्मा गई है। एनसीपी के बड़े नेता छगन भुजबल ने कहा है कि सबसे पहले मंदिर के अर्धनग्न पुजारियों के लिए भी ड्रेस कोड लागू होना चाहिए, जिस पर बीजेपी ने भी पलटवार किया है। बीजेपी ने कहा है कि छगन भुजबल को पुजारियों से माफी मांगनी चाहिए। कुल मिलाकर महाराष्ट्र में अब मंदिरों में प्रवेश के लिए ड्रेस कोड पर सियासत गर्मा गई है। संजय के साथ इंद्रजीत सिंह, न्यूज़ 24 मुंबई। करीब 3 दशकों के बाद कश्मीर को अपना एक लौता मल्टीप्लेक्स सिनेमा मिलने के कुछ महीने बाद ही घाटी को अपनी पहली कश्मीरी प्रोड्यूस्ड बॉलीवुड मूवी भी मिली है, जिसको लेकर कश्मीर घाटी में खासतौर पर युवाओं में काफी उत्साह नजर आ रहा है। कुछ दिन पहले इस मूवी को रिलीज किए जाने के बाद कश्मीर में श्रीनगर में स्थित इस मल्टीप्लेक्स में काफ़ी भीड़ उमड़ आ रही है और लोग इस मूवी को काफ़ी शौक से देख रहे हैं, जिसकी शूटिंग अधिकतर यहाँ कश्मीर घाटी में ही की गई है। और इस कश्मीरी प्रोड्यूस्ड बॉलीवुड मूवी में काम करने वाले ज़्यादातर कलाकार भी कश्मीर घाटी के ही रहने वाले हैं। आइनॉक्स सिनेमा श्रीनगर में अधिकारियों का कहना है कि ये मूवी देखने के लिए खासतौर पर वीकेंड्स में पूरा हाउसफुल चल रहा है और लोग काफी बड़ी तादाद में इस मूवी को देखने के लिए पहुंच रहे हैं। कैमरामैन मुजब रशीद के साथ आसिफ साहब, श्रीनगर, न्यूज़ 24।